जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है धातु और अधातु, उसका जो भी लघुत्तरीय प्रश्न है उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए शुरू से अंत तक, ताकि इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाइएगा। तो चलिए ज़्यादा समय आप लोग को न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि धातु एवं अधातु में एक अंतर बताए। कितना अंतर? मात्र कहता है कोई एक अंतर बताइए। तो हम धातु में बहुत सारे अंतर होते हैं, तो उसमें से कोई एक अंतर हमको बताना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है और अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है। तो ये भी हमारा कहा है कि धातु का एक अंतर है, धातु और अधातु का। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं कि धातु तन्य होती है और धातु तन्य नहीं होती है। क्या धातु विद्युत का सुचालक होता है और धातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है। तो आप कोई भी एक अंतर लिख सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन कर रहा है कि धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती है। तो मतलब जो धातु होता है वह विद्युत का सुचालक क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए कहता है क्या है कि धातुओं के परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जो धातु का जो धातु परमाणु होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर मान लीजिए कोई एक सोडियम लिया Na। ठीक है, सोडियम का परमाणु कितना होता है बच्चों? 11 होता है। जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 होगा, 8 होगा और 1 होगा। तो 2 और 8 हमारा कितना हो गया? 10 हो गया। तो एक हमारे पास देखिए ये दोनों भी क्या है, कक्षा में पूर्ण है। ये दोनों हमारा क्या है, कक्षा में पूर्ण, अर्थात ये क्या हमारा नियोन बन रहा है। 10 किसका होता है? नियोन का। जब सोडियम 11 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक का बच्चों इसकी कक्षा में मुक्त होता है। मतलब क्या है कि इसे कोई भी ले सकता है, कोई भी इसे अपने अंदर में ग्रहण करके इसके साथ संयोजन या संयोजी कर सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसके पास क्या होता है कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण मतलब क्या होता है कि विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होते रहता है। ठीक है, चलिए फिर से समझते हैं। कहता क्या कि धातुओं के परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इस कारण विद्युत की धारा प्रवाहित होने पर उससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सतत होता है, इसीलिए यह विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो वह क्या करता है कि वह उसमें से उसको प्रवाहित करते रहता है। इसी कारण से वहाँ पर विद्युत का सुचालक मतलब होता है कौन? धातु। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि धातु की तन्यता और आघात वर्धनीयता से क्या समझते हैं। तो ये आप लोग भी जानते होंगे तन्यता का मतलब क्या होता है, जो तन जिसे हम लोग तीर के खींच के बड़ा कर सकते हैं। और आघात वर्धनीयता का मतलब होता है जिसे हम लोग पीट करके हथौड़े से चादर बना सकते हैं, उसको पतला कर सकते हैं। क्या? तो वो हमारा क्या हो गया? आघात वर्धनीयता। तो कहता है क्या कि धातु की तन्यता का तात्पर्य है कि खींच कर तारा बनाना। वही तो बोले, मतलब उसको खींच कर तारा बना सकते हैं। धातुएं तन होती है, अर्थात वह गुण जिसके कारण धातुओं से तार खींचे जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? तन्यता। अब कहता है कि आघात वर्धनीयता धातु का एक गुण है, इसे हथौड़े से पीट कर चादरें बनाई जाती है, अर्थात वह गुण जिस कारण धातुओं को पीट कर चादरें बनाई जाती है। जैसे सोना एवं सिल्वर सर्वाधिक आघात वर्धनीय एवं तन्य है। जो सोना एवं चांदी हमारा है, जो सिल्वर है बच्चों, वह सबसे अधिक तन्य है एवं आघात वर्धनीय है। मतलब क्या है कि सबसे लंबी तार उसके बनती है। जैसे मान लीजिए अगर 100 ग्राम सोना आप लेते हैं, सोना, तो उससे आप 2 किलोमीटर तक की तार खींच सकते हैं। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। मतलब क्या कि सबसे अधिक तन्य होती है और आघात वर्धनीय भी होती है। इसे आप जितना चाहे उतना पतला भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है। कहता है क्या कि धातुओं के वे ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारीय या भास्मिक दोनों गुण प्रदर्शित है। कहता है कि धातुओं के वे ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित है द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड। जो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड है तो ये क्या करता है, ये इसमें कुछ अम्लीय गुण भी होता है और कुछ क्षारीय गुण भी होता है, इसीलिए यह द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी कौन सी धात्विक गुण प्रदर्शित करता है। तो जो ग्रेफाइट होती है बच्चों, वह विद्युत धारा के प्रवाह का गुण को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ग्रेफाइट में धात्विक गुण मौजूद है, क्योंकि उसमें चमक होती है और वह विद्युत धनात्मक होती है। मतलब कि इससे विद्युत धारा का भी प्रवाह होता है।
देखिए एक क्वेश्चन कहता है कि आर्गन के दो परमाणु परस्पर संयुक्त होकर आर्गन अणु Ar2 क्यों नहीं बनाते। अब देखिए आर्गन इसलिए नहीं बनाती हैं क्योंकि आर्गन अपनी कक्षा में क्या है, पूर्ण है। ये कक्षा में क्या है, पूर्ण है, 2, 8 और 8। जब इसके पास कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो किसी के साथ ये मतलब क्या परस्पर संयुक्त किसी के साथ कैसे जुड़ पाएगा। अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए सोडियम हो गया। अब सोडियम मान लीजिए इसके पास 11 परमाणु है, तो इसके पास एक क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2, 8 और 1। तो इसके पास अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन ही है तो ये किसी के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है, तो उसके साथ यह अपना बंधन या बना सकता है। जब इसके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसके बाहरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो किसी के साथ संबंध कैसे बनाएगा। इसलिए यह Ar2 नहीं होता है, मतलब इसीलिए यह किसी और के साथ साझा नहीं कर सकता है। कहता है क्या कि आर्गन जो है अक्रिय गैस है, इसका अष्टक पूरा रहता है, मतलब कि अपने कक्षा में पूर्ण है, इस कारण किसी से संयोजक या बंधन नहीं बनाता है, इस कारण यह परमाणु के रूप में रहता है। अब इन्होंने क्या बोला, अगर इसके पास मान लीजिए कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कैसे किसी का अपने अपने आप में ही पूर्ण है, इसको किसी की देने की क्षमता है ही नहीं, तो कैसे अणु बन पाएगा। इसलिए यह परमाणु ही रहता है। कोई दिक्कत। चलिए अगला कहता है क्या कि परमाणु एवं आयन में अंतर लिखिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परमाणु। कहता है किसी तत्व का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु है। जो कोई तत्व है उसका सबसे सूक्ष्म मतलब सबसे छोटा कण जो है क्या है, परमाणु है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो जो परमाणु होता है बच्चों, उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। ठीक है। अब कहता है कि आयन। कहता है किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्याग करने से परमाणु परिवर्तित रूप को आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार के हैं, धनायन तथा ऋणायन। उदाहरण जैसे सोडियम अब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो यह धनायन आयन बनता है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह आयन ऋणायन बनता है। जैसे मान लीजिए कोई अगर ग्रहण कर रहा है, कोई अपने अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या होगा, ऋणायन होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो सहसंयोजक बंधन बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, तो एकल संयोजक बंधक, द्विक सहसंयोजक बंधक और त्रिक सहसंयोजक बंधक होता है। ठीक है। तो कितना होता है, 3। अब चलिए सब कैसे बनता है इसको भी व्याख्या करते हैं। कहता है कि एकल सहसंयोजक बंधन। कहता है कि जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सिर्फ एक युग्म साझा होता है तब उनके बीच एकल सहसंयोजक बंधन बनता है। मतलब क्या कि जब उसके बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तब क्या कहलाएगा, एकल सहसंयोजक बंधन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन कितने कितने साझा हो रहा है, एक एक का साझा हो रहा है। देखिए अब क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। और मिनिमम पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। उसके बाद कितना होता है, 8 का। तो पहले में 2 पुराने के लिए कितना इसको चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक यह इससे लेगा और एक यह इससे लेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है इसको और एक ये दे रहा है इसको, मतलब एक एक का साझा हो रहा है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है। तो एक एक के साझा हो रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, हमारा एकल सहसंयोजक बंधक होगा। अब द्विक सहसंयोजक बंधक की बात करते हैं। कहता है कि जब संयोग करने वाले दोनों परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तब उनके बीच द्विक सहसंयोजक बंधन बनता है। जब कहता है कि दो दो इलेक्ट्रॉन का जब साझा करता है तो क्या बनता है, हमको द्विक संयोजक बंधन बनता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन कितना होता है, 8। तो ऑक्सीजन जब बच्चों हमारा 8 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 होगा, 6। तो इसको कक्षा को पूर्ण करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, O2 उसको देगा एक को और वो एक दूसरे को देगा। अब जैसे मान लीजिए जैसे O हो गया, दो इसके पास चाहिए और 2 इसको चाहिए, चूँकि इसके बाहरी कक्षा में कितनी है, 6 है। ठीक है। बाहरी कक्षा में कितनी है इसके, 6 हो गया। एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। चलिए एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे
ठीक है, और 2 यहाँ पे 6 हो गया। तो अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इससे ये ले रहा है और 2 इससे ये ले रहा है, तो देखिए 8 ये भी हो जा रहा है, 8 ये भी, तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, 2 का, तो इसीलिए कितना बंधन हो जाएगा, डबल बंधन हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब देखिए त्रिसहसंयोजक बंधन कहता है क्या कि जब संयोग करने वाले 2 परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, तब उन परमाणुओं के बीच त्रिसहसंयोजक बंधन बनता है। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन हो गया, कितना हो गया हमारा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों, 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। तो इसको कक्षा पूर्ण करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए, तो एक नाइट्रोजन किसको देगा, मान लीजिए 3 इसको देगा, और ये क्या करेगा, इसको 3 देगा, और इसके पास बड़े सेल में कितना है, 5 है, तो मान लीजिए 2 यहाँ पे हो गया, तो 2 यहाँ पे, 5-5 हो गया। अब देखिए 3 इससे ये ले लेगा, अब देखिए 3 इससे ये ले लेगा, तो 3-3 6 2 8, 3-3 6 2 8, दोनों का अष्टक पूरा हो गया। तो दोनों का अष्टक पूरा हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, 2-3 इलेक्ट्रॉन का, 3-3 का, तो इसीलिए कितना बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। देखिए ऐसा हम क्या होता है कि देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहता है, एक यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है साझा, तो 6 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। अब अगला क्वेश्चन कहता है क्या है कि आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड विद्युत का कुचालक होता है। कहता है क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड उदासीन अणुओं से बने होता है। ये जो होता है बच्चों उदासीन अणु मतलब होता है ना उसमें धनायन होता है ना ऋणायन होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ये आयन से नहीं बनते हैं, इस कारण यह जलीय विलयन या पिघली अवस्था में आयन उत्पन्न नहीं करता, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। हमारी जो जलीय अवस्था में आयन का उत्पन्न नहीं करेगा तो वो विद्युत का सुचालक होगा, नहीं होगा, क्योंकि अब मान लीजिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही तो विद्युत का सुचालक होगा। जब तक उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा नहीं तो तब तक वह विद्युत सुचालक होगा, नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जितना इलेक्ट्रॉन उसके पास है उसमें क्या है उतना प्लस धनायन है। मान लीजिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाए, धनायन है, क्या 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या है कि कक्षा में ज़्यादा है, सबसे लास्ट कक्षा में, तो इसलिए क्या करे वो मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वो बहते रहता है, इसलिए उसमें क्या होता है विद्युत धारा का प्रभाव होता है। जब इसके पास ये उदासीन है, ना इसके पास धनायन है और ना ही ऋणायन है, मतलब कोई आयन इसके पास है ही नहीं, तो कैसे विद्युत का सुचालक होगा, इसीलिए यह नहीं है। ठीक है बच्चों, इस कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है ना बच्चों, CCl4 हो गया। अब कार्बन मान लीजिए कितना परमाणु संख्या होता है, कार्बन 6 हो गया। जब 6 हो गया तो बच्चों कितना हो गया, 2 4, तो इसको कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो अब मान लीजिए ये क्या उदासीन है, ना ये 4 किसी से ले सकता है और ना ही 4 किसी को दे सकता है, क्योंकि ये क्या है बीच में है, तो ये हमारा क्या होगा उदासीन हो गया, इसीलिए ये क्या है विद्युत का सुचालक नहीं है। कहता है क्या कि सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है किंतु कार्बन टेट्राक्लोराइड क्यों नहीं। कहता है कि सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है, इसका कारण यह है कि जल के अणु सोडियम क्लोराइड जैसे यौगिक में विद्यमान आयनों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं, जिससे सोडियम क्लोराइड में उपस्थित आयनों के बीच का आकर्षण बल कमजोर होकर टूट जाता है और आयन अलग अलग हो जाता है। परिणाम स्वरूप सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड जिससे कार्बनिक विलयन के साथ ऐसी कोई बात नहीं होती, अतः सोडियम क्लोराइड जैसे यौगिक में ही होता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर जो क्वेश्चन बचा हुआ उन सभी को हम लोग करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।